नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ARVDL सर आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों, हम लोग आज हिंदी में संधि के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो आज फर्स्ट में अपन संधि के बारे में इसकी परिभाषा देखेंगे और किस प्रकार संधियाँ हैं डिवाइड हो रही है उनके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। उससे पहले बता दूँ कि जिस भी विद्यार्थी ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज हम देखने वाले हैं संधि के बारे में। तो संधि का अपने को देखना है पहले शाब्दिक अर्थ की संधि का बेसिकली शाब्दिक अर्थ होता क्या है। तो संधि का है शाब्दिक अर्थ ये होता है मेल या जोड़। कोई दो पदों को अपन जोड़ते हैं या उनका मेल करते हैं उसी को कहते हैं अपन संधि। यानी संधि का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? मेल और जोड़। अब बात करेंगे अपन यहाँ पर परिभाषा की कि संधि की परिभाषा क्या है। तो देखिए यहाँ पर परिभाषा, तो परिभाषा बन के आ रही है अपने सामने कि दो या दो से अधिक सार्थक ध्वनियां, दो या दो से अधिक सार्थक ध्वनियां या वर्णों का योग दो या दो से अधिक सार्थक ध्वनियां या वर्णों का योग या मेल से, योग भी हो सकता है, जोड़ भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है, बात एक ही है। तो योग या मेल से उत्पन्न विकार को, उत्पन्न विकार या ध्वनि में जो विकार उत्पन्न हुआ या ध्वनि में जो विकार उत्पन्न हुआ उसे संधि कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक सार्थक ध्वनियां, सार्थक ध्वनियों का मतलब होता है ऐसी ध्वनियां जिनका अर्थ होना चाहिए, अर्थ सहित। ऐसा नहीं है कि जिसका कोई अर्थ नहीं हो तो उसको अपन संधि नहीं बोलेंगे। ध्वनियां होना चाहिए, उनका क्या होना चाहिए? उन पदों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, उसको बोलते हैं अपन सार्थक ध्वनियां। या वर्णों का योग भी हो सकता है या मेल हो सकता है, उससे उत्पन्न विकार या ध्वनियों में जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन एग्जाम्पल देखते हैं, विद्या धन आलय। फॉर एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं कि विद्या धन आलय। तो इसका किस प्रकार से संधि करेंगे हम लोग? तो आप क्या करेंगे? प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होगा उसके टुकड़े करेंगे। और टुकड़े किस प्रकार से होंगे? तो देखिए आगे वाला सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो विद्या, अब ये यज्ञ वाला आधा कर देंगे और उसमें पूरा आ छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? आ। तो विद और ये आधा ये हो गया और पूरा क्या हो गया? आ हो गया। और पीछे वाला सेम रखना ही है, आ लय। अब यहां देखना, इसका आ और इसका आ दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? ये भी आ बनेगा। तो अब देखिए कैसे बनने वाला अपन, विद फिर ये आधा फिर आ फिर लय। और जब इसको एक साथ लिखने वाले हम लोग तो बनेगा विद, और ये में जब आ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? या विद्या लय। या अपन इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, विद्यालय। तो ये क्या हो गया? बेसिकली ये तो हुआ अपना संधि विच्छेद। इसको तो बोला जाता है संधि विच्छेद। और ये जो अपन ने संधि विच्छेद को जोड़ा है, योग किया है, उसको बोल रहे हैं हम संधि। इसको क्या बोला जा रहा है? संधि बोला जा रहा है। अर्थात दो या दो से अधिक सार्थक ध्वनियों या वर्णों का योग या मेल से उत्पन्न विकार या ध्वनि में जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसी को हम लोग यहाँ पर संधि कह रहे हैं। तो यहाँ पे या तो था, आगे वाला तो सेम रहेगा, परंतु पीछे वाला जो या है उसमें आधा ये और पूरा आ छुपा हुआ है और साथ में है आलय, यानी विद्या का आलय। तो विद्या का आलय का मतलब जहाँ पर विद्या मिली ग्रहण की जाती है ना,
तो आ और आ मिल जाएगा पीछे के इस प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ और दूसरे पद का प्रथम पद आ, दोनों आ मिलकर भी क्या बनता है, आ बनता है, तो बन जाएगा विद्यालय। तो इस प्रकार से ये हो जाती है आपकी संधि। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर संधि को 2-3 और एग्जाम्पल से अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। हर जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग, 3 प्रकार की अपने संधियाँ चलती है। तो अभी फिलहाल मैं क्या करने वाला हूँ, तीनों संधियों का एक एक एग्जाम्पल और आपको सामने दिखा रहा हूँ। उसके बाद में हम क्या करेंगे, पहले स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे, उसके बाद में व्यंजन और उस तरह से विसर्ग की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी एग्जाम्पल है सूर्य प्लस अस्त। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, ये जो ऊपर र लगा हुआ है वो एक्चुअल में आधा र है और वो किसके पहले आएगा, ये से पहले आने वाला है। तो इसको जब अपन इसको टुकड़े करेंगे तो देखिए सु आधा र और आधा ये और साथ में क्या है ये, इस यज्ञ के अंदर क्या छुपा हुआ है, आधा ये प्लस अ, ये व्यंजन है और ये क्या है, स्वर है। व्यंजन और स्वर से मिलकर पूरा ये बना हुआ है। तो यहाँ पे इस ये में आधा ये और क्या निकल गया, स्वर ए निकल गया है और साथ में आ गया अस्त। तो यहाँ पे देखिए ये वाला अ और ये वाला अ दोनों मिलके बन जाएगा आ, दोनों मिलके क्या बन जाएगा, यहाँ पर आ बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, सु आधा रे आधा ये फिर आ फिर अस्त। ठीक है, स्त। अब ये आधा रे कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और इस ये में जब आ मिलेगा तो बन जाएगा या, तो बन जाएगा देखिए यहाँ पर सूर्या और स्त ऐसा कैसा, तो ये बन जाएगा अपना सूर्यास्त। अब देखिए यहाँ पर दोनों, प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी स्वर है और दूसरे पद का प्रथम पद भी क्या है, स्वर है। तो ये हो जाएगी अपने स्वर संधि। कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पर, स्वर संधि। बात करें अपन अगले एग्जाम्पल की, तो जगत प्लस ईश। तो देखिए प्रथम पद का अंतिम जो वर्ण है हमारे पास में वो क्या है, व्यंजन है और दूसरे पद का प्रथम पद क्या है, स्वर है। तो यहां पर व्यंजन संधि होने वाली और व्यंजन संधि का नियम क्या होता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो सकता है, क च ट त प, यानी कि अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण क च ट त प हो सकता है और उसके बाद में क्या हो सकता है, या तो आपके आ जाए स्वर, या तो क्या आ जाए, स्वर आ जाए, या फिर इसी वर्ण का कोई सा भी अक्षर आ जाए, या अपन कह सकते हैं कि य र ल व, य र ल व आ जाएगा, य र ल व, और साथ में इसी वर्ग का आ जाएगा चौथा या पांचवा, चौथा या पांचवा। तो इनसे मिलके ये चला जाएगा अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में चला जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखिए जगत, ये त है, तो त क्या है, पद का जो अंतिम वर्ण है वो इसके अंदर आ रहा है, यानी वर्ग का क्या है, प्रथम वर्ण है। अब प्रथम वर्ण अपने, उसके बाद में क्या दिख रहा है अपने को, स्वर, और यहाँ पर ई क्या है, स्वर है या व्यंजन, तो ये स्वर है। तो ये जगत किस में बन जाएगा, त थ द, त थ द, तो अपने ही वर्ग के वर्ण के किस में चला जाएगा, तीसरे में। तो ये बन जाएगा, इस जगह आ जाएगा आधा द। तो देखिए ज ग द प्लस ईश, तो बन जाएगा जगदीश, जगदीश। अभी इसके बारे में जब अपन व्यंजन संधि पढ़ेंगे अच्छे से तो वहां पर अपन देखने वाले हैं। तो अभी आप इतना याद रख लीजिए कि ये जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण है और उसके जस्ट बाद में स्वर भी आ जाए, या उसी वर्ग का चौथा या पांचवा, साथ में य र ल व अगर आ जाता है, तो वो अंतिम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो तय किस में चला जाएगा, द में। तो यहाँ पर बन जाएगा जगदीश, जगदीश। तो यहाँ पर होने वाली जो संधि है उसका नाम है व्यंजन संधि।
और एक और एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, मनः प्लस ज। तो जो परिवर्तन होने वाला है वो इस जगह होगा विसर्ग की जगह, विसर्ग की जगह क्या होगा, परिवर्तन होगा और यहां बन जाएगा ओ। तो आगे देखेंगे इसको, मन ओ प्लस ज, तो ये बन जाएगा आपका मनोज, यहां से बन जाएगा आपका मनोज। और ये कौन सी संधि हो जाएगी, जब भी पीछे विसर्ग दिख जाए तो आप समझ जाना कि ये क्या है, विसर्ग संधि है। और ये विसर्ग लगने वाला है हमेशा स्वर के बाद में लगने वाला है, क्योंकि अगर मैं मने का अगर विच्छेद करता हूं तो बनेगा मन और अह प्लस ज, इस प्रकार से बनने वाला है। तो यहां पर जो भी विसर्ग लगने वाला है वो हमेशा उसके जस्ट आगे कोई सा भी स्वर होगा, क्या होगा, स्वर होगा। स्वर के जस्ट बाद में क्या लगने वाला है, विसर्ग। तो उसी जगह क्या होगा, परिवर्तन होने वाला है। तो यहाँ विसर्ग की जगह क्या आ गया, ओ आ जाएगा। और जब अपन विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो वहां पे सारे रूल्स पढ़ने वाले कि यहाँ ओ आया तो क्यों आया। अभी आपको इतना समझना है कि यहाँ पर ओ आ जाएगा तो बन जाएगा मनोज, और ये हो गई आपकी विसर्ग संधि। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं यहां पर संधि के भेद, संधि के भेद। तो संधि के भेद होते हैं 3। संधि के कितने भेद होते हैं, 3 प्रकार के भेद होते हैं इसके। वो कौन कौन से होते हैं देखिए। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है अपने विसर्ग संधि। अब स्वर संधि कब होगी, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी स्वर हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी क्या हो, स्वर हो, तो उस जगह होने वाली है आपकी स्वर संधि। बात करें अपन व्यंजन संधि की, तो व्यंजन संधि कब होगी, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण आपका स्वर हो और दूसरे पद का प्रथम पद आपका व्यंजन हो, तब भी स्वर संधि होगी। या आपका आ सकता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और दूसरे पद का प्रथम पद स्वर हो, तब भी आपकी व्यंजन संधि होगी। और प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी व्यंजन हो और दूसरे पद का प्रथम पद भी क्या हो, व्यंजन हो। इन तीनों ही कंडीशन में आपके व्यंजन संधि होने वाली है। और बात करें विसर्ग संधि की, तो आप क्या आएगा, स्वर स्व, मतलब ये आगे स्वर है और बाद में आपके स्वर भी हो सकता है या फिर आपके व्यंजन भी हो सकता है। इसमें ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्व के बाद में आपका स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। इन दोनों ही कंडीशन में आपके विसर्ग संधि होगी। और जो परिवर्तन देखने को मिलेगा ये विसर्ग की जगह अपने को देखने को मिलेगा। तो जो परिवर्तन होगा वो इस जगह होने वाला है। परिवर्तन कहाँ होगा, इस जगह। तो आप इसके संधि के भेद लिखो, फिर हम लोग स्वर संधि की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर स्वर संधि की, स्वर संधि, तो देखिए स्वर संधि के होते हैं हमारे पास में 5 भेद। स्वर संधि के होते हैं 5 भेद। अभी कौन कौन से भेद होते हैं उनके बारे में अभी देखने वाले हैं, परंतु पहले चर्चा करते हैं अपन स्वरों के बारे में। तो हमारे पास जो अपन वर्णमाला में पढ़े थे, स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब कौन कौन से, अ आ ए ओ रे ए ओ औ। अब देखिए, अब यहाँ पर जब हम बचपन में पढ़ते थे, 12खड़ी पढ़ा करते थे, तो उस जगह इस री का कहीं पर कोई स्थान नहीं था और पीछे क्या था, अंग अह ऐसा बोला करते थे। परंतु जब अपन ने वर्णमाला में देखा कि जो अंग और अह है ये क्या बना दिया गया, अयोगवा बता दिया गया। अयोगवा यानी कि इनका वर्णमाला में कोई स्थान नहीं है, परंतु फिर भी इनको यहाँ पर वहन किया जाता है। ये क्या है, अयोगवा है। तो अब जो है इनको अपन
स्वरों के अंदर शामिल नहीं करते हैं और री को क्या करते हैं, स्वरों के अंदर शामिल करते हैं। जैसा कि अपन ने वर्णमाला में पढ़ा था कि री के बारे में भी भोलेनाथ तिवारी ने जो क्या ऑब्जेक्शन किया था कि मैं री को स्वर नहीं मानता हूं, परंतु वहां पे कारण बताया था कि जो स्वर होते हैं उन सब स्वरों के क्या होते हैं, मात्रिक चिन्ह होते हैं। जिस प्रकार से आ का मात्रिक चिन्ह है, ई का है, बड़ा ई का, उ और उ का भी मात्रिक चिन्ह है, ए ऐ का है, ओ औ का भी है, उसी प्रकार से इस री का भी क्या होता है, मात्रिक चिन्ह होता है, अर्थात ये भी क्या है, स्वर है। तो ये हम लोग पिछली क्लास जो वर्णमाला की हुई थी उसमें देख चुके थे। तो हम लोग यहाँ अयोगवा को यहाँ पर स्वरों के अंदर शामिल नहीं करने वाले हैं। अब स्वरों के अंदर हो गए अपने पास में 11 स्वर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। हमारे पास बेसिकली जो स्वर निकल के आ गए वो हो गए 11। अब इसके अंदर 11 स्वर हो गए। अब बात करेंगे यहाँ पर संधि के जो स्वर संधि है उसके भेदों के बारे में। अब 5 भेद की बात करी अपन ने, तो सबसे पहला भेद होता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दूसरा होता है अपना गुण संधि। तीसरा होता है वृद्धि संधि। चौथा होता है यण संधि और पांचवा होता है अयादि संधि। तो देखिए ये हमारे पास में स्वर संधि के 5 भेद आ गए हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अभी हम लोग क्या करेंगे, इन सब के बारे में एक चार्ट जैसे पढ़ने वाले, बहुत शॉर्ट में पढ़ने वाले इन पांचों के बारे में। उसके बाद में हर एक संधि को मैं काफी डीपली बताने वाला हूं। अभी क्या करेंगे, हम सबसे पहले दीर्घ के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले बता दूं, अब देखना यहाँ पर होगा क्या कि ये जो 11 स्वर हैं उसमें आगे वाले अ आ ई उ वाले आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें इन 11 से क्या रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना एक अलग परिवार बना लेना पड़ेगा। तो ये 6 के 6 स्वर क्या करते हैं, अपना अलग परिवार बनाते हैं और चले जाते हैं दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि के हम लोग दीर्घ संधि के बारे में जब पढ़ेंगे तो अ आ ई और उ के बारे में अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन दीर्घ संधि की ओर बढ़ते हैं। देखने वाले यहाँ पर दीर्घ संधि के बारे में सबसे पहले आ रही है दीर्घ संधि। अभी हम लोग यहाँ पर इसकी डेफिनेशन के बारे में और इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाले हैं, बहुत शॉर्ट में इसको अपन समझने वाले हैं दीर्घ संधि के बारे में। तो क्या समझने वाले, देखिए, अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण आपका अ हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी क्या हो, अ हो, तो वो दोनों बन के हो जाएगा आ। अभी देखने वाले हैं। या प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या हो, आ हो, तब भी क्या हो जाएगा, आ, दीर्घ आ बन जाएगा। और प्रथम पद का अंतिम वर्ण आ हो और दूसरे पद का प्रथम वर्ण अ हो, तब भी दीर्घ आ बन जाएगा, आ बन जाएगा। और आ और दोनों जगह क्या हो, आ हो, इन चारों कंडीशनों में आपका बन जाएगा आ। ए प्लस ए मिलकर भी बनेगा आ और ए प्लस आ मिलकर भी बनेगा आ और आ प्लस ए मिलकर भी बनेगा आ और आ प्लस आ मिलकर बनने वाला है आ। अब इनको हम लोग एग्जाम्पल से अच्छे से समझने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं अपन, नयन प्लस अभिराम। तो अब नयन के अपन टुकड़े करने वाले हैं। आगे वाला न या तो ऐसा कैसा ही रहेगा। अब इस न में आधा न बुला दिया, आधा न को अलग कर दिया और साथ में हो गया अ। इस न और ऐसा बन के मिला है, मिलके बना है पूरा न, तो ये हो गया। और साथ में अभिराम। अब देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ है और दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी क्या है, अ है। तो अ और अ मिलके बन जाएगा आपका आ। तो ये बनेगा नयना भी राम। क्या बन गया यहाँ पर, नयना भी राम। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, देव प्लस आलय। अब देखिए अपन देव के अंदर दे तो ऐसा कैसा ही रहेगा, इस वे के अपन टुकड़े करेंगे तो आधा व और साथ में अ, ये बन गया देव प्लस आलय।
अब देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, अ है, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है, आ। तो देखो यहाँ पे ए प्लस आ मिलके भी क्या बन रहा है, आ बन रहा है। तो ये दोनों से मिल जाएगा आपका आ। तो देव आ लय, या अपन इसको लिखेंगे देवालय। क्या बन गया यहाँ पर, देवालय। अब देखिए अपन तीसरा एग्जांपल देखते हैं। अब क्या होना, आ प्लस ए होगा। तो ये दोनों जगह यहां पर आई है, कोई बात नहीं है। तो देखो इसमें प्रेर आधान है और पूरा आ, प्रेरणा, प्रेरणा प्लस आस्पद। तो ये वाला आ और ये वाला आ मिलकर क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो यहां से आपका बनने वाला है प्रेरणास्पद। क्या बनने वाला है यहां से, प्रेरणास्पद। चौथा एग्जाम्पल इधर देख लेंगे हम लोग। अभय प्लस अरण्य। अब देखिए अभय के अपन टुकड़े करने वाले हैं। तो अभय आधा ये और अभय प्लस अरण्य। तो ये और ये मिलके क्या बन जाएगा, आ। तो ये बन जाएगा अभयारण्य। ये अभयारण्य आपका सही है। अगर आप लिखते हो अभयारण्य तो ये आपका गलत है। सही कौन सा वाला है, ये वाला है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हमने ए और आ के बारे में चर्चा करी। अब बात करते हैं अपन छोटा ई और छोटा ई। जब दोनों जगह छोटे ई होंगे तब बन जाएगा दीर्घ ई, और यहाँ पर छोटा ई है और यहाँ पे दीर्घ ई है, तब भी दीर्घ ई बन जाएगा। और आगे बड़ा ई हो सकता है और पीछे छोटा ई, तब भी दीर्घ वाला बनेगा। और दोनों जगह दीर्घ हो तब भी दीर्घ वाला बनने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में बनेगा आपका दीर्घ ई। अब इसको अपन एग्जाम्पल्स के माध्यम से अच्छे से देखने वाले हैं। तो देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, आपके सामने है कवि प्लस इंद्र। तो अभी मैं कवि के थोड़े टुकड़े करता हूं। देखिए तो क, ये आधा व और ये छोटा ई, साथ में इंद्र। तो ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी ई है और दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी छोटा ई है। तो ई और ई मिलके क्या बनेगा, दीर्घ ई हो जाएगा। तो इस जगह हो जाएगा दीर्घ ई। तो आपका बन के आएगा यहां से कविंद्र। क्या बनने वाला है यहां पर, कविंद्र। उसी प्रकार से आप रविंद्र भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल दूसरे की बात करते हैं अपन। तो परि प्लस इक्षण। परि प्लस इक्षण को अपन संधि करते हैं। तो प आधार है और छोटा ई प्लस इक्षण। अब देखिए यहां से छोटा ई और बड़ा ई मिलके क्या बन जाएगा, बड़ा ई, दीर्घ ई बन जाएगा। तो इस जगह भी आपका दीर्घ ई हो जाएगा। तो देखिए क्या बनने वाला है, पर ई क्षण। तो इसको आप जब मिला के बनाओगे तो बनेगा परीक्षण। क्या बन गया, यहाँ पे परीक्षण बन गया। उसी प्रकार से अगला एग्जांपल देख लीजिए। फणी प्लस इंद्र। तो इसके टुकड़े करेंगे फण प्लस दीर्घ ई प्लस छोटा ई इंद्र। अब देखिए दीर्घ ई और ये छोटा ई वाला मिलके क्या बन जाएगा, दीर्घ ई बन जाएगा। तो यह बन जाएगा फणींद्र। क्या बन गया अपने यहाँ पे, फणींद्र बन गया।
और एक और एग्जाम्पल अपन समझते हैं, एग्जाम्पल तीसरा हो गया, एग्जाम्पल 4, नारी प्लस ईश्वर, नारी प्लस ईश्वर, तो इसके मैं विच्छेद करता हूं और अच्छे से, तो नारी प्लस ईश्वर, तो देखिए ये ई और ये ई मिलके बन जाएगा दीर्घ ई हो जाएगा, तो ये हो गया दीर्घ ई, तो यहां से बन जाएगा आपका नारीश्वर। क्लियर है यहां तक? कवि प्लस इंद्र, छोटा ई मिलके दीर्घ ई हो जाएगा, कविंद्र बन गया। परी प्लस ईक्षण, छोटा ई और बड़ा ई बन के क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका परीक्षण। फणी प्लस इंद्र, दीर्घ ई और छोटा ई मिलके दीर्घ ई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फणींद्र। और यहाँ पे नारी प्लस ईश्वर, यहाँ भी दीर्घ ई है और दीर्घ ही है, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ई रहेगा, तो हो जाएगा नारीश्वर। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक और देख लीजिए, उ और उ मिलके हो जाएगा दीर्घ उ, और उ और दीर्घ उ मिलके बनेगा आपका दीर्घ उ, और दीर्घ उ और उ मिलके भी आपके बनने वाला दीर्घ उ, और दोनों तरफ दीर्घ उ हो तब भी आपका बनेगा दीर्घ उ। क्लियर है यहाँ तक? उ मिलके भी उ मिलके भी दीर्घ उ दीर्घ, और दोनों जगह अगर दीर्घ उ हो तब भी क्या बनने वाला, दीर्घ उ। और इसको एक एग्जाम्पल से अपन समझ लेते हैं कि लघु प्लस उर्मी हो, तो इसको देखें कैसे लिखेंगे, आधा घ प्लस उ लघु प्लस उर्मी। अब ये उ और ये उ मिलके हो जाएगा दीर्घ उ, तो लघ उर्मी। और जब इसको आप अच्छे से मिला दोगे तो बन जाएगा लघुर्मी। क्लियर है यहाँ तक? तो इस प्रकार से आज अपन ने दीर्घ संधि के बारे में चर्चा करी। कल हम लोग बाकी संधियों के बारे में चर्चा करने वाले चार्ट के रूप में। तो आज की क्लास अपन यही समाप्त करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।